सोचिए आपने साल 1955 में एक फ्लाइट पकड़ी और अपनी घड़ी देखी। सब नॉर्मल था, लेकिन जब आपका प्लेन लैंड हुआ तो दुनिया बदल चुकी थी और साल चल रहा था 1997। जी हाँ, एक ऐसा विमान जिसने उड़ान तो भरी, लेकिन जमीन पर उतरने में उसे 42 साल लग गए। आखिर कहाँ था पैन एम फ्लाइट 914 उन 42 सालों तक? क्या वो हवा में गायब हो गया था, या फिर समय के किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जहां से लौटना नामुमकिन था? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की ये सच्ची कहानी विज्ञान और कुदरत के सारे नियमों को चुनौती देने वाली है। साल था 1955, तारीख थी 2 जुलाई। ये एक आम और बेहद खूबसूरत सुबह थी। अब न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि वो पैन एम फ्लाइट में सवार होकर अपनी छुट्टियों का मजा लेने फ्लोरिडा के मियामी जा रहे थे। इस विमान में कुल 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 61 लोग सवार थे। विमान का मॉडल डगलस DC-4 था, जो उस जमाने का एक भरोसेमंद और दमदार प्लेन माना जाता था, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N2914 था। कॉकपिट में बैठे थे बेहद अनुभवी पायलट कैप्टन चार्ल्स जी, जिनके पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव और लगभग 10,000 घंटे का फ्लाइंग रिकॉर्ड था। और उनके साथ थे एक युवा को पायलट जुआन, जो अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दौर में थे। सुबह ठीक 10 बजे इंजन्स की गड़गड़ाहट के साथ प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते हवा में ऊंचा उठ गया। पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट ढीली करके रिलैक्स हो गए। किसी के हाथ में कॉफ़ी का कप था तो कोई अखबार पढ़ रहा था, और बच्चे खिड़की से बादलों को देखकर खुश हो रहे थे। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनकी ये खुशियों भरी उड़ान एक खौफनाक सपने में बदलने वाली थी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही प्लेन बादलों के बीच गायब हो गया। जहां तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद जब प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर क्रूज कर रहा था, अचानक फर्स्ट क्लास केबिन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। 3 आदमी जो अब तक आम यात्री बनकर बैठे थे, अचानक अपनी सीटों से खड़े हो गए और उन्होंने हथियार निकाल लिए। वे हाईजैकर थे। प्लेन के अंदर का सुकून भरा माहौल पल भर में दहशत में बदल गया। बच्चे रोने लगे और लोग अपनी जान की भीख मांगने लगे। हाईजैकर्स ने कॉकपिट का दरवाज़ा तोड़ दिया और कैप्टन टेलर के सिर पर बंदूक तान दी। उन्होंने रूट बदलने का हुक्म दिया। इसी हाथापाई और अफरा तफरी के बीच एक हाईजैकर के बैग में रखा एक अजीब सा केमिकल कनस्तर, जिसे शायद वो ब्लैकमेलिंग के लिए लाए थे, गलती से लीक हो गया या फट गया। देखते ही देखते पूरे केबिन में एक सफ़ेद दम घोटने वाला धुआं फैलने लगा। ये कोई मामूली धुआं नहीं था, बल्कि एक बेहद तेज बेहोश करने वाली गैस थी। वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए ये गैस सेकंड्स में पूरे प्लेन में फैल गई। पायलट, क्रू और सारे पैसेंजर्स जो कुछ पल पहले तक अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, एक एक करके अपनी सीटों पर लुढ़कने लगे। कैप्टन टेलर ने ऑक्सीजन मास्क पहनने की कोशिश की, लेकिन गैस का असर इतना तेज था कि उनके हाथ वहीं थम गए। अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ ये विमान एक घोस्ट प्लेन बन चुका था। अंदर 61 लोग मौजूद थे, लेकिन सब के सब गहरी नींद या बेहोशी की हालत में थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर था, लेकिन हाथापाई के दौरान नेविगेशन सिस्टम में हुए बदलाव के कारण ये मियामी जाने के बजाय अटलांटिक महासागर के ऊपर एक अनजान दिशा में बढ़ने लगा। घंटों बीत गए। प्लेन अपने आप आसमान का सीना चीरते हुए उड़ता रहा, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। फ्यूल इंडिकेटर लाल निशान पर आ चुका था और वार्निंग लाइट्स कॉकपिट में ब्लिंक कर रही थी, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई होश में नहीं था। शाम ढल रही थी और प्लेन के इंजन अब खांसने लगे थे। सबसे पहले बाईं तरफ के इंजन ने काम करना बंद किया, जिससे प्लेन एक तरफ झुक गया, लेकिन ऑटो पायलट ने उसे सीधा करने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद दायां इंजन भी शांत हो गया। इंजन्स का वो भारी शोर अचानक बंद हो गया और वहाँ सिर्फ हवा की चीरने की आवाज़ रह गई। अब ये प्लेन उड़ नहीं रहा था, बल्कि एक विशालकाय पतंग की तरह ग्लाइड कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण उसे धीरे धीरे नीचे समुद्र की तरफ खींच रहा था। बादलों को चीरते हुए जब प्लेन नीचे आया तो नीचे सिवाय गहरे नीले पानी के कुछ नहीं था। मौत एकदम सामने थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी सामने धुंध में लिपटा एक वीर हरा भरा द्वीप दिखाई दिया। प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था। लैंडिंग गियर या पहिए नहीं खुले थे, इसलिए अब बेली लैंडिंग ही एकमात्र रास्ता था।
प्लेन समुद्र के किनारे उथले पानी और रेत की तरफ बढ़ा। जैसे ही प्लेन का निचला हिस्सा पानी और रेत से टकराया, एक जबरदस्त झटका लगा। चिंगारियां उड़ी। प्लेन का एक डैना पत्थर से टकराकर टूट गया और प्लेन घिसटता हुआ जंगल के किनारे जा रुका। ये क्रैश बहुत भयानक था, लेकिन चमत्कारिक रूप से प्लेन के टुकड़े नहीं हुए और उसमें आग नहीं लगी। क्रैश के उस जबरदस्त झटके और प्लेन के टूटे हुए हिस्सों से अंदर आई ताज़ी हवा ने बेहोशी की गैस का असर कम करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को होश आने लगा, लेकिन ये होश किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सिर में भयंकर दर्द और शरीर में चोटों के साथ जब पैसेंजर्स की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को टूटी हुई सीटों के बीच फंसा पाया। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। 61 लोगों में से 24 लोग, जिनमें कुछ बुजुर्ग और हाईजैकर्स भी शामिल थे, इस क्रैश में अपनी जान गंवा चुके थे। जो 37 लोग जिंदा बचे थे, वे लड़खड़ाते हुए इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले। बाहर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो मियामी के खूबसूरत एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि एक सुनसान जंगली टापू पर थे, जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। एक तरफ विशाल समुद्र की लहरें थीं जो डरा रही थीं, और दूसरी तरफ घना जंगल जहां से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। कैप्टन टेलर ने रेडियो चेक किया, लेकिन वो पूरी तरह डेड हो चुका था। उनके पास ना खाना था, ना पानी, और ना ही किसी को पता था कि वे दुनिया के किस कोने में हैं। एक पल में उनकी लग्जरी लाइफ एक सर्वाइवल बैटल में बदल गई थी। लोगों को समझ आ गया था कि शायद अब उन्हें यहीं मरना है। रोते हुए बच्चे और घबराए हुए बड़े सब बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। शुरुआती 48 घंटे किसी नर्क से कम नहीं थे। जो पानी और स्नैक्स प्लेन में बचे थे, वो पहले ही दिन खत्म हो गए। अब चारों तरफ सिर्फ खारा समुद्र था, जिसे पिया नहीं जा सकता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले। इन सभ्य शहरी लोगों को पूरी तरह बदलना पड़ा। बर्गर और पिज्ज़ा खाने वाले लोग अब जिंदा रहने के लिए कच्ची मछली, केकड़े और जंगल के चूहे खाने को मजबूर थे। शुरू में उन्हें उल्टियां हुई, घिन आई, लेकिन पेट की आग ने सब कुछ भुला दिया। उन्होंने प्लेन की सीटों के कवर और तारों से मछली पकड़ने के जाल और शिकार के लिए भाले बनाए। इंसान की फितरत है कि मुसीबत में या तो वो बिखर जाता है या निखर जाता है। अराजकता से बचने के लिए उन्होंने अपना एक छोटा सा संविधान बनाया। एक काउंसिल बनाई गई जिसमें कैप्टन और कुछ समझदार लोग शामिल थे। यहाँ पैसे, गहने या बैंक बैलेंस की कोई कीमत नहीं थी। जो शिकार कर सकता था, जो पानी ला सकता था, वही सबसे अमीर था। उन्होंने प्लेन के मलबे को अपना घर बना लिया। प्लेन की बॉडी को बारिश और धूप से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों के पत्तों और लकड़ियों से उसके ऊपर एक विशाल छत बनाई। वे जानते थे कि ये प्लेन ही उनकी एकमात्र उम्मीद है, इसलिए उन्होंने इंजन्स पर जानवरों की चर्बी पोत दी, ताकि खारे पानी की हवा से उनमें जंग ना लगे। ये दूरदर्शिता ही थी जिसने दशकों बाद उन्हें बचाया। ये 37 लोगों का समूह अब एक परिवार बन चुका था। एक ऐसा परिवार जो मौत से हर रोज लड़ता था। समय का पहिया घूमता रहा। 5 साल, 10 साल, 15 साल। इस दौरान कई पुराने साथी जो बीमार पड़े या बूढ़े हो गए थे, हमेशा के लिए सो गए। दवाइयाँ और फर्स्ट एड किट सालों पहले खत्म हो चुके थे। अब जंगल की जड़ी बूटियां ही उनका सहारा थीं। एक बुजुर्ग यात्री को पेड़ पौधों का ज्ञान था। उन्होंने ही सिखाया कि कौन सा पत्ता घाव भरता है और कौन सी जड़ बुखार उतारती है। उन्होंने प्लेन से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान बनाया, जहां अपने साथियों को दफनाया जाता था। लेकिन जहां मौत थी, वहां जीवन भी था। इस वीरान टापू पर नए बच्चों का जन्म हुआ। कुल 11 बच्चे वहां पैदा हुए। इन बच्चों ने कभी स्कूल, टीवी, गाड़ी या शहर नहीं देखा था। उनके लिए न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा बस दादा दादी की कहानियों में बसा एक जादुई लोक था। वो जन्म से ही शिकारी थे, जंगल की आवाज़ें पहचानते थे। लेकिन 15 साल बीतने के बाद एक समय ऐसा आया जब उम्मीद दम तोड़ने लगी। डिप्रेशन या अवसाद ने सबको घेर लिया। उन्हें लगने लगा कि दुनिया उन्हें भूल चुकी है और अब यही टापू उनकी कब्र बनेगा। कई लोग हताश होकर समुद्र के किनारे घंटों बैठे रहते थे, बस क्षितिज को ताकते हुए कि शायद कोई जहाज दिख जाए। लेकिन वहाँ सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। करीब 20 साल बीतने के बाद जो मुख्य इंजीनियर थे, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उनके ज्ञान के साथ वो मर गए तो ये प्लेन हमेशा के लिए कबाड़ बन जाएगा।
उन्होंने द्वीप पर जन्मे और बड़े हुए नई पीढ़ी के नौजवानों को प्लेन की मैकेनिक सिखानी शुरू की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी फ्यूल। प्लेन का असली ईंधन दशकों पहले सूख चुका था। तब इंजीनियर ने एक ऐसा दिमाग लगाया जो अविश्वसनीय था। द्वीप पर गन्ने और स्टार्च वाले जंगली आलू की भरमार थी। उन्होंने फर्मेंटेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके शराब यानी इथेनॉल बनाना शुरू किया। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। साल दर साल बूंद बूंद करके उन्होंने सैकड़ों गैलन इथेनॉल जमा किया और उसे 12 फिल्टर किया ताकि वो इंजन में जल सके। साथ ही प्लेन उड़ाने के लिए रनवे चाहिए था। घने जंगल में रनवे बनाना नामुमकिन सा काम था, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब ने मिलकर पत्थर के औजारों से पेड़ काटे और ज़मीन समतल की। ये काम 5 साल तक चला और आखिरकार उन्होंने पत्थरों और मिट्टी का 1000 फीट लंबा ऊबड़ खाबड़ रनवे तैयार कर लिया। ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि आज़ादी की तैयारी थी। आज वे आज़ादी के करीब थे, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क बाकी था। प्लेन पुराना था और रनवे बहुत छोटा। इंजीनियर ने तय किया कि प्लेन का वज़न कम करना होगा। उन्होंने प्लेन के अंदर की हर वो चीज़ उखाड़ फेंकी जिसकी उड़ने में ज़रूरत नहीं थी। सीटें, बाथरूम, फिटिंग्स, सजावटी सामान, भारी पैनल सब बाहर फेंक दिया गया। प्लेन अंदर से खोखले टिन के डब्बे जैसा हो गया, जहां बैठने के लिए ज़मीन पर चटाइयाँ बिछाई गईं। टायर्स पूरी तरह गल चुके थे, इसलिए उन्होंने पेड़ों से निकलने वाले रबर और जानवरों की खाल की कई परतें चढ़ाकर देसी टायर बनाए। 38वें साल में उन्होंने पहली बार इंजन टेस्ट किया। जैसे ही इथेनॉल से चलने वाला इंजन स्टार्ट हुआ, एक धमाका हुआ और वो फेल हो गया। सब रो पड़े, लेकिन इंजीनियर के बेटे ने हार नहीं मानी। उसने मिक्सचर में बदलाव किया और फिर वो दिन आया जब चारों इंजन एक के बाद एक गरजे। वो आवाज़ पूरे द्वीप में गूंज उठी, परिंदे उड़ गए और लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ मशीन की आवाज़ नहीं थी, ये उनकी घर वापसी का बिगुल था। 42 साल की तपस्या अब सफल होने वाली थी। उन्होंने प्लेन के पंखों में लकड़ी के टुकड़े जोड़कर उन्हें बड़ा किया ताकि कम रफ्तार में भी प्लेन हवा में उठ सके। साल था 1997। 42 साल बाद बचे हुए और नए जन्मे कुल 52 लोग उस खोखले प्लेन में ठूंसे हुए थे। कैप्टन टेलर, जो अब बेहद वृद्ध हो चुके थे और उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने कॉकपिट संभाला। उनके साथ वही युवा को-पायलट था जो अब अधेड़ उम्र का हो चुका था। इंजनों को छूता हुआ पैम ओम 914 एक बार फिर आसमान में था। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर जब अचानक एक अनजाना पुराना विमान दिखा तो हड़कंप मच गया। बिना किसी आधुनिक ट्रांसपोर्टर के ये भूतिया विमान मियामी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा। जब उसने लैंडिंग की तो एयरपोर्ट पर सन्नाटा छा गया। पुलिस और एम्बुलेंस ने उसे घेर लिया। जब दरवाज़ा खुला तो दुनिया ने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। 1955 के वो लोग जो बूढ़े हो चुके थे और उनके साथ आदि मानवों जैसे दिखने वाले नौजवान सब एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकले। वो अपनी ही दुनिया में अजनबी थे। उनके परिवार वाले जो उन्हें 4 दशक पहले मरा हुआ मान चुके थे, दौड़ते हुए आए। वो मिलन इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर पुलिस वाले और डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। 42 साल, एक द्वीप और इंसान की कभी न टूटने वाली हिम्मत। पैन एम 914 की ये कहानी आज भी ये साबित करती है कि अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसान मौत को भी हरा सकता है। दोस्तों, पैन एम 914 की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए या आपकी रोंगटे खड़े कर दिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी सच्ची, रहस्यमयी और सर्वाइवल स्टोरीज आप तक लाता रहूं